क्वेश्चन से रिलेटेड स्टार्ट करता हूं। Question is like this way. Question is obtain equation of motion with constant acceleration in a plane। अगर कोई पार्टिकल प्लेन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो उसके इक्वेशंस मुझे यहाँ पर ऑब्टेन करने। थर्ड चैप्टर में हमने जो 3 इक्वेशन ऑब्टेन किए थे ना, v इक्वल टू v0 प्लस at, d इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ad। बेटा वो जो 3 इक्वेशंस हमने ऑब्टेन किए थे ना, वही इक्वेशन को हमें यहाँ पर फिर से एक बार ऑब्टेन करना है, बट दे शुड बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशंस। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर उसको स्केलर फॉर्म में ऑब्टेन किया था, यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। और वेक्टर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए मैं यहाँ पर XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। कंसीडर करो कि ये y एक्सिस है और उसको परपेंडिकुलरली ऐसी ये x एक्सिस है। ये XY प्लेन के अंदर कंसीडर करो कि ये XY प्लेन के अंदर एक पार्टिकल ऐसे कोई कर्व्ड पाथ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। अगर XY प्लेन के अंदर इस तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो कंसीडर करो कि t1 इक्वल टू 0 मोमेंट पर उसका पोजीशन P है, जिसका x कोऑर्डिनेट x0 है और y कोऑर्डिनेट y0 है। t2 इक्वल टू t मोमेंट पर ये पार्टिकल Q पोजीशन पर पहुंच चुका है, जिसका फाइनल कोऑर्डिनेट x, y है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियली ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r0 है और फाइनल पोजीशन वेक्टर r है। हम सबको पता है, अगर मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर के हेड से फाइनल पोजीशन वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बनाऊंगा तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर r है और ये डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज कौन सा होता है? मैंने बोला था मैं हर बार आपसे ये बार बार पूछता रहूंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड बेटा, along the direction of displacement as well as it is said to be along the direction of tangential to given point। इसका मतलब P पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 और T मोमेंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट। इसका मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर जो भी मैंने किया है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो डायग्राम है इसका, तो वी कैन से दैट इफ एनी पार्टिकल
is moving with constant acceleration a, with constant acceleration vector a, then you can say that constant acceleration a in xy plane, then it at t equal to 0 moment, at t equal to 0 moment उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो t इक्वल टू 0 मोमेंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन डिफाइन कर देता हूं, मोमेंट इनिशियल पोजीशन, तो सर इनिशियल पोजीशन है उसकी वेक्टर r0, पोजीशन उसकी है वेक्टर r0, और r0 मतलब x0, y0, इसको आप x0 i कैप प्लस y0 j कैप के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। चलो इसके बाद t इक्वल टू उस वक्त पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। चलो इसके बाद एट t इक्वल टू t मोमेंट, एट t इक्वल टू t मोमेंट उसकी फाइनल पोजीशन होगी वेक्टर r इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज x एंड y कोऑर्डिनेट इज y, उसकी फाइनल पोजीशन होगी वेक्टर v, जिसका x कंपोनेंट कंसीडर करो कि vx है और y कंपोनेंट vy है। उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में भी एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट होगा ax एंड y कंपोनेंट होगा ay। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना, यहाँ पर हम सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ acceleration, according to definition of acceleration, you all very well know that acceleration is equal to change in velocity, acceleration is equal to change in velocity upon time interval, change in velocity upon time interval। चलो acceleration is vector a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वेक्टर v माइनस v0 इक्वल टू ए टी, तो इसका मतलब फाइनली v इक्वल टू v0 प्लस ए टी, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी, ये हमको फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ पर मिला। बेटा आपने ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में भी ऑब्टेन किया था, स्केलर फॉर्म में भी सेम ही फॉर्मूला था, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अगर मैं इसी इक्वेशन को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं, माइंड वेल यहाँ पर उसके दोनों कंपोनेंट सेपरेटेड होंगे, और अगर मैं यही इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा? तो इन component form we can say that अगर मैं वेक्टर v का x कंपोनेंट लिखता हूं तो vx इक्वल टू v0 x प्लस ax इंटू टी। सबका बेटा यहाँ पर x कंपोनेंट ही ध्यान में लेना है। इसी तरीके से जब y कंपोनेंट, माइंड वेल x कंपोनेंट y के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है और y कंपोनेंट x के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, अल्टीमेटली दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, और इसी रीजन की वजह से आप इक्वेशन को इस तरीके से सेपरेटेड फॉर्म में लिख सकते हो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं दूसरे इक्वेशन के लिए।
पहला इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशंस थे कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड, v इक्वल टू v0 प्लस at, तो पहला इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब मैं दूसरा इक्वेशन डिस्कस करने के लिए कुछ ऐसा खेल करता हूं। कंसीडर करो कि एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है। तो सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल इज टी। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी, लेकिन जब कोई पार्टिकल कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो आप एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज ऑफ वेलोसिटी दोनों को इक्वल कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं वेलोसिटी का एवरेज लेता हूं तो वेलोसिटी का एवरेज का मतलब तो होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। एवरेज का मतलब तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज ऑफ वेलोसिटी दोनों को कंपेयर कर देता हूं, माइंड वेल जब कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन होती है तभी आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो यहां पर मैं स्पेसिफाई करके मेंशन करता हूं कि इन केस ऑफ constantly accelerated motion only, in case of constantly accelerated motion, in case of constantly accelerated motion, constantly accelerated motion only, we can compare average velocity and average velocity and average of velocity, average of velocity। तो इसका मतलब फंडामेंटली ये हुआ कि इन केस ऑफ, यहाँ पर ये बात बहुत ही ध्यान से याद रखना, कॉम्पिटिटिव में भी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रख सकते हो कि इन केस ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली वी कैन कंपेयर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर देता हूं तो दोनों को कंपेयर करते वक्त यहाँ पर हमको क्या मिलेगा। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो हमारे पास इक्वेशन था r माइनस r0 अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस v0 बाय 2। r माइनस r0 अपॉन टी इक्वल टू v प्लस v0 बाय 2। तो बेटा यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, r माइनस r0 को यहाँ पर मैं वेक्टर r माइनस r0 को अगर मैं बाय t को के केस में r माइनस r0 को अगर मैं वेक्टर d लिखता हूं, वेयर वेक्टर d इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अगर मैं r माइनस r0 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d बोल देता हूं तो d अपॉन t इज इक्वल टू v प्लस v0 बाय 2। फ्रेंड्स यहाँ पर t को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इक्वल टू v प्लस v0 बाय 2 इंटू टी। लेकिन हमने अभी ऑब्टेन किया v इक्वल टू v0 प्लस at, तो v0 प्लस at v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। प्रियंशी समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। 2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि d इक्वल टू v0 प्लस v0 मतलब 2v0 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ at।
और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 लिखना बाकी बच गया था, इंटू टी। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम डी इक्वल टू V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेम इक्वेशन हमने पहले ऑब्टेन किया था। लेकिन बेटा अगर यही इक्वेशन को मुझे ये इक्वेशन को मुझे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, जो भी नंबर आता है वो दे देते, इक्वेशन 2 होगा शायद। बट अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो d की वैल्यू r माइनस आर जीरो होगी। d की वैल्यू अगर r माइनस आर जीरो मैंने सब्सटीट्यूट की, d की वैल्यू अगर मैंने r माइनस आर जीरो अगर सब्सटीट्यूट की, तो r माइनस आर जीरो इक्वल टू V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो यहाँ पर r को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया, तो r इक्वल टू आर जीरो इज इक्वल आर जीरो प्लस V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर आर का ये फंडामेंटल इक्वेशन मुझे मिल गया, ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखने जाऊं, तो ये इक्वेशन का कंपोनेंट फॉर्म हमको मिल सकता है। इसका कंपोनेंट फॉर्म हमको क्या मिलेगा? ध्यान से समझो, इसका कंपोनेंट फॉर्म हमको मिलेगा वेक्टर आर का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट x0 है, v0 का एक्स कोऑर्डिनेट v0x इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर। माइंड वेल, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कभी भी एक्स डायरेक्शन की क्वांटिटी वाई डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करती है, और वाई डायरेक्शन की क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करती है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि दिस इज सेड टू बी वाई इक्वल, ये दोनों इक्वेशन को उसके कंपोनेंट फॉर्म के इक्वेशन बोले जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। तो दीज आर सेड टू बी अनदर इक्वेशन जो हमने d इक्वल टू V0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मेट में ऑब्टेन किया था। चलो इसके बाद तीसरा इक्वेशन लाने के लिए, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझना, तीसरा इक्वेशन लाना काफी सारे टीचर्स इसको रॉन्ग मेथड से सिखाते हैं। यहाँ पर इसकी परफेक्ट मेथड में आपको सिखाने जा रहा हूँ। कुछ डॉट प्रोडक्ट की मतलब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात है, जो अगर आपको समझ में नहीं आई तो अभी टेंशन मत करना। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको पहले डॉट प्रोडक्ट सीखना है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे तब ऑटोमेटिकली वो बातें समझ में आने लगेगी। ये टेक्स्ट बुक वालों ने उसको बहुत ही शॉर्ट में खत्म करके वहां पर खत्म कर दिया है, बट हम यहाँ पर इसको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेकर डिटेल में सीखेंगे। हमारे पास बहुत ही फंडामेंटल एक इक्वेशन ये है, जिसको मैंने नाम दिया है सपोज इक्वेशन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन ए we can conclude that d equal to displacement vector is equal to v plus v0 divide by 2 into t। अब मैं दोनों साइड पर एक्सेलरेशन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए ऑन बोथ साइड। चलो अगर मैं दोनों साइड पर वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो वेक्टर ए डॉट डी इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 डॉट वेक्टर ए इंटू टी, क्योंकि ये टी जो एक्स्ट्रा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का 2 है उसको आप सामने भेज सकते हो, तो 2 a डॉट डी इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 डॉट
ए, बट आप सबको पता है कि सर सॉरी डिनोमिनेटर का 2 निकल जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 निकल गया। अब ए का फॉर्मूला होता है v माइनस वी जीरो बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टी, टी चला गया, तो यहां पर वी कैन से दैट 2a डॉट डी इज इक्वल टू v प्लस वी जीरो v माइनस वी जीरो, मतलब इट शुड बी v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट डी, और ये फॉर्मूला को हमने फॉर्मूला नंबर 3 बोलेंगे। आप सबको पता है कि v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ad, ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 3 फंडामेंटल इक्वेशन की हेल्प लेकर, यहाँ पर 3 फंडामेंटल इक्वेशंस की हेल्प लेकर हमने कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला ऑब्टेन किया। ये फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में लिखने जाऊं तो इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा? अगर ये इक्वेशन का कंपोनेंट फॉर्म में लिखने जाऊं, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5, इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा v का x कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस v0 का x कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इंटू x। सिमिलरली v y का स्क्वायर माइनस v0 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू y। तो अल्टीमेटली दिस इज सेड टू बी डॉट प्रोडक्ट के हेल्प लेकर 3 इक्वेशंस। लेकिन बेटा लास्ट जो इक्वेशन है ना, उसको कोई कभी भी स्केलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, कंपोनेंट फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, उसको ऑलवेज जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में यूज करना बेटर होता है। बट फिर भी इसको मैं नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। तो दीज आर द डिफरेंट इक्वेशंस रिलेटेड टू मोशन ऑफ पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई डाउट है? No, sir. नहीं है ना? पक्का ना? नहीं है ना? तो अब मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा ये टॉपिक को बहुत ध्यान से सीखना, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7th चैप्टर के लिए। यहां पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो समझाने के पर्पस से मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, देखो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। पहले तो मैं यहां पर आपसे ऐसा पूछना चाहता हूं कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ऐसा आप कब बोल सकते हो? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इजंट इट? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। या इससे उल्टा भी आप बोल सकते हो कि जब कोई बॉडी पर एक्सेलरेशन लगता है तब वो अपनी वेलोसिटी चेंज करता है। जैसे आप अपना स्कूटर लेके जा रहे होते हो, तो स्कूटर में अगर राइट हैंड साइड में जो हमारे लीवर दिया है उसको आप रोटेट करो तो अल्टीमेटली आप एक्सेलरेशन दे रहे होते हो, जिसकी वजह से स्कूटर की वेलोसिटी चेंज होती है। यस और नो? Yes, sir. तो मेरा कहने का मतलब अल्टीमेटली इतना ही है कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसकी क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर हम सबको पता है, सॉरी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम सबको पता है कि अल्टीमेटली वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तो ये हुआ कि जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी आप ऐसा बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है।
अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी आप ऐसा बोल सकते हो, कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। बेटा मैंने आपको जो सिखाया था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पहले यहाँ पर बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is always along the direction of आपके पास से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, along the direction of change in velocity. Superb Yatra. According to definition, according to concept, whatever we had discussed in previous lectures, we can say that direction of acceleration is always along the direction of change in velocity. Why? Because just you can see over here, acceleration is equal to change in velocity upon time interval. Change in velocity is a vector quantity and time interval is a scalar quantity. अगर आप किसी भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जैसे अगर मैं कंसीडर करो कि मेरे पास एक वेक्टर है 4j कैप, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 2j कैप। इसका मतलब अल्टीमेटली तो ये हुआ कि 4j कैप जो ओरिजिनल वेक्टर था उसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई था, उसका जो रिजल्ट आया 2j कैप उसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव वाई। मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां पर दूसरी एक बात जरा मुझे बता दो, देखो कंसीडर करो कि ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, और कंसीडर करो कि ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है और ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है, तो फ्रेंड्स यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है, और ये ओ पॉइंट है। अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी थियरी में, कोई भी न्यूमेरिकल में, कोई भी एमसीक्यू में, तो आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड से फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हो, इनिशियल वेलोसिटी के हेड से फाइनल वेलोसिटी के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर जब आप ड्रॉ करते हो, तो दिस वेक्टर विल बिकम चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर डेल्टा वी। कहीं पर भी आपको चेंज का वेक्टर चाहिए तो इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ड्रॉ करोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन क्वांटिटी का वेक्टर मिलता है। हाँ या ना? यहां तक सारे कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो इसके बेस पर अब मुझे डिस्कशन करना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, बेटा रनिंग आउट ऑफ टाइम में 2 मिनट बाकी है ना, अभी तो 10 मिनट बाकी है, सॉरी। ओके, यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ऐसा आप कब बोल सकते हो? तो देखो, व्हेन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ऐसा हम तब बोल सकते हैं कि जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज। अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी आप बोल सकते हो कि उसकी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देखो कंसीडर करो कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी
एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v1 है और उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करो कि 10 मीटर पर सेकंड है। अब थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के ऑलमोस्ट इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के बाद उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है v2 इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हो कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड 10 से इंक्रीज होके कितना हो गया है? 17 हो गया है। अच्छा, अब आपको डेल्टा v का डायरेक्शन चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी का। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको पहले एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है। चलो मैंने रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद मैं एक काम करता हूं, पहले तो दोनों वेक्टर्स को एक ही रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जैसे पहले मैंने किया है। अगर मैं दोनों वेक्टर को एक ही रेफरेंस पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं तो बेटा ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर बन गया v1, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर बन गया v1। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर भी सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं। चलो मैंने सेम पॉइंट से फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर प्लॉट कर दिया। ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है v2। तो हम सबको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी के हेड से, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के हेड से फाइनल वेलोसिटी के हेड को कनेक्ट करने वाला ब्लैक कलर का वेक्टर मैंने जो ड्रॉ किया, इनिशियल वेलोसिटी के हेड से फाइनल वेलोसिटी के हेड को, इनिशियल वेलोसिटी के हेड से फाइनल वेलोसिटी के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ड्रॉ किया, तो वो डेल्टा वी का वेक्टर बनेगा। Yes, Yes, sir. sir. है ना? बट मैंने तो आपको सिखाया है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डेल्टा वी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। Yes, sir. इसका मतलब तो टेक्निकली ये हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन एज वेल एज इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, तीनों कैसे हैं? सेम है। तीनों Same. कैसे है? सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्सेलरेशन यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लग रहा है। और इसके ऊपर से कंक्लूजन ये निकलता है कि when acceleration is parallel to when acceleration is parallel to velocity, then only magnitude of velocity will be changed। कहीं पर भी अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी को पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी को पैरेलल है। ये बात खास याद रखना। लेकिन दूसरा केस अब डिस्कस करता हूं। दूसरे केस में मैं ऐसा डिस्कस करता हूं कि व्हेन ओनली direction of velocity is change, only direction of velocity is change। वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा केस है। मेरी बात ध्यान से समझो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के वेक्टर्स मुझे सेम मैग्नीट्यूड के ड्रॉ करने पड़ेंगे। कंसीडर करो, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। उसके लिए कंसीडर करो कि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओ नाम का। अब यहां पर मैं देख सकते हो कि यहां पर मैं सबसे पहले एक v1 इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करता हूं और यहां पर एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं। दूसरे वेक्टर जो है
वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके जितना ही है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके जितना ही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैं दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके जैसा ही रखता हूं, तो ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर के हेड से फाइनल वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर डेल्टा v का वेक्टर होगा, डेल्टा v का वेक्टर होगा। तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ Yes, पर sir. आप देख सकते हो कि डेल्टा v का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज पैरेलल होना चाहिए। अगर a का डायरेक्शन और डेल्टा v का डायरेक्शन सेम है, मतलब आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लगता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर वेलोसिटी को कैसा लगता है? Perpendicular. तो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना, तो ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ओनली डायरेक्शन विल चेंज। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और वो पार्टिकल की मोशन में सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके ऐसे केस में आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो एक एग्जांपल आपको बताता हूं, अभी शायद 2.5 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि एक पत्थर है और वो पत्थर को मैंने कंसीडर करो कि एक पत्थर है और वो पत्थर को मैंने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ये पत्थर को मैंने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ऑब्वियस है कि ये स्ट्रिंग से पत्थर को बांध के अगर मैं ये पत्थर को इस तरीके से गोल 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 घुमा रहा हूं, इसकी स्पीड में कांस्टेंट रख रहा हूं, माइंड वेल। उसकी स्पीड डिसाइडेड ही है कि 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से मोशन कराऊंगा, अगर अचानक पत्थर छूट गया, अगर ये पॉइंट से छूटा तो पत्थर ये डायरेक्शन में जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मैं स्पीड सेम रखता हूं, बट फिर भी पत्थर यहाँ पर जो मोशन कर रहा है, अगर पत्थर यहाँ से छूटा तो टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट 40 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाएगा। अगर यहाँ से छूटा तो 40 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाएगा, यहाँ से छूटा तो इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मोमेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हर एक केस में लगने वाला एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, क्योंकि डोरी उसको सेंटर की तरफ खींच के रखती है, और ऐसे टाइप के फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर 1 मिनट से भी कम टाइम बाकी बचा है और मैं लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। आज रिजॉइन नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। Bye, sir. बाय बेटा। Bye, sir.